देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री का इस्तीफा दरवाजे पर पहुंच चुका है। दोस्तों बताएंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया दोस्तों, जिसके बाद पुराना मामला देखेंगे तो इस्तीफा पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, किस तरीके से मंत्री के दिन पूरे हो गए हैं। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एक और पार्टी ने बीजेपी एनडीए गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है। दोस्तों इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचार कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। इस दौरान उन्होंने गठबंधन को लेकर एक बड़ा संकेत दिया है। दोस्तों बताएंगे ऐसा क्या कह रहे हैं ओवैसी, जो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ बड़े संकेत दे रहा है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का इस्तीफा होना पूरी तरीके से तय है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2025 के नवंबर के महीने में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार बनती है। दोस्तों नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनाए जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश। दोस्तों नवंबर से लेकर अप्रैल 2026 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हैं। दोस्तों इसका मतलब नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में दीपक प्रकाश का नाम जोड़ा गया था। दोस्तों दीपक प्रकाश बिना एमपी एमएलए बने, यानी बिना विधायक या विधान परिषद का सदस्य बने हुए मंत्री के पोस्ट पर रहे। दोस्तों ऐसे में मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन जो 6 महीने के अंदर उनको करना था वो ये कि या तो विधायक बनते या फिर एमएलसी बनते, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के किसी भी विधायक ने इस्तीफा देने से मना कर दिया दोस्तों। और दीपक प्रकाश की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है दोस्तों, यानी पहले 5 महीने मंत्री रहे और जब 6ठे महीने में इनको पोस्ट से हटाने की बात आई तो उससे पहले नीतीश कुमार पोस्ट से हट गए और फिर दोबारा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो फिर से दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया गया। दोस्तों ऐसे में अगर आप देखेंगे तो दीपक प्रकाश विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य बने हुए 6.5 महीने से ज्यादा मंत्री है। दोस्तों ऐसे में 6 महीने का जो प्रावधान है भारत के संविधान में दोस्तों उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। इस मामले को लेकर 15 जून यानी आज रिट याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की दोस्तों, और याचिका में बीजेपी सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश को बिना विधायक चुने हुए बिहार का पंचायती राज्य दोबारा मंत्री से बनाए जाने को लेकर कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है। दोस्तों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने बिहार सरकार, दीपक प्रकाश और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है, यानी पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ना तो एमएलए है ना एमएलसी है। दोस्तों इसके बावजूद मंत्री के पोस्ट पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि ये मामला कई बार कोर्ट के सामने आ चुका है दोस्तों, हर बार कोर्ट ने उस व्यक्ति को सस्पेंड किया है जो एमएलए और एमएलसी बने बिना ही मंत्री के पोस्ट पर था। दोस्तों ऐसा ही एक उदाहरण पंजाब से सामने आता है, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार हरचरण सिंह बरार की तरफ से तेज प्रकाश सिंह को मंत्री बनाया जाता है। दोस्तों 6 महीने पूरे होने के बाद चुनाव नहीं जीत पाते, इसलिए दोबारा से उनको इस्तीफा दिलवाया जाता है। जब नई सरकार का गठन होता है राजेंद्र कौर भट्टल के नेतृत्व में, तो दोबारा से इनको मंत्री बनाया जाता है, फिर भी ये एमएलए और एमएलसी नहीं बन पाते। इसके बाद कोर्ट ने मंत्री का पोस्ट छीन लिया था। दोस्तों बिल्कुल हुबहू उसी तरीके का मामला बिहार के अंदर दीपक प्रकाश से जुड़ा हुआ है, और इस पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि या तो ये 2-4 दिन में इस्तीफा देंगे या फिर कोर्ट के आदेश के बाद इस्तीफा लिया जाएगा, लेकिन अगले 15 दिन के अंदर बिहार सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा तय है दोस्तों, क्योंकि एमएलसी के चुनाव भी हो चुके हैं और विधानसभा का कोई चुनाव भी नहीं हो रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक तगड़े झटके लग रहे हैं दोस्तों। पहले बीजेपी ने जिस नेता को आगे किया दोस्तों, जिसके चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ी और 2024 में बीजेपी को लगभग 8% वोट का इजाफा हुआ दोस्तों, यानी बीजेपी को पहले 3% मत मिलते थे जो बढ़कर 11% हो गया, और केवल एक व्यक्ति के नाम पर वो थे अन्नामलई, और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया दोस्तों, और बीजेपी को इनडायरेक्ट तरीके से तमिल विरोधी बता दिया। इसके बाद कि अन्नामलई के साथ में बीजेपी के कई सारे नेता भागकर चले गए दोस्तों, और अब तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बची कुची पार्टियां हैं वो भी अपना नाता तोड़कर भाग रही है दोस्तों। तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला, जहां पर तमिल मानिला कांग्रेस यानी मूपनार ने रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया दोस्तों। पार्टी ने कहा कि यह फैसला संगठन को मजबूत करने और राज्य में अपनी पार्टी की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को विस्तार देने के उद्देश्य से की जा रही है। पार्टी के अध्यक्ष जी के वासन ने चेन्नई में कार्यकारिणी की बैठक के दौरान ये फैसला लिया है दोस्तों। हजारों हजार की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, जहां पर मछुआरा समुदाय से जुड़ी हुई ये पार्टी ऐलान करती है कि वो एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे दोस्तों। तो कह सकते हैं कि तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो अपना विस्तार करने की उम्मीद जता रही थी, उसको अपने ही लोगों ने अब झटका देना शुरू कर दिया। अगर आप भी मानते हैं कि अब तमिलनाडु के अंदर केवल 2 पार्टी है, एक तो थालापति विजय की पार्टी है, दूसरी डीएमके पार्टी है, और तमिलनाडु के अंदर दोनों विकल्प भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है दोस्तों, और इसीलिए तमिलनाडु की जनता बीजेपी के खिलाफ ही आगे आने वाले दिनों के अंदर खड़ी दिखाई देगी। एक ही पार्टी एआईएडीएमके पार्टी, उसका तो बंटाधार
हो चुका है, तो अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से किसी और पार्टी के कंधे पर चढ़कर तमिलनाडु की राजनीति कर ही नहीं सकती। दोस्तों बीजेपी के सारे रास्ते तमिलनाडु में बंद हो चुके हैं। ऐसा केरला में भी कुछ दिनों में होने वाला है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे दोस्तों। यानी अभी चुनाव में लगभग मिनिमम नहीं तो 6 महीने का टाइम है दोस्तों। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी को अलग अलग इलाकों के अंदर मजबूत कर रहे हैं दोस्तों। पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने कई सारे मामलों का जिक्र किया दोस्तों। उन्होंने भाजपा सरकार के बुलडोजर अन्याय के विरोध में बयान दिया दोस्तों। और बहराइच के मटेरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद थे असदुद्दीन ओवैसी। मटेरा विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर एआईएमआईएम के प्रदेश के जो अध्यक्ष है दोस्तों शौकत अली, उनको चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। और मटेरा विधानसभा से तथा इसके चुनाव की यात्रा शुरू कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी दोस्तों। और समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के नेता यस्सर शाह 2 बार विधायक रहे हैं दोस्तों। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने 22 के चुनाव में मारिया शाह को मैदान में उतारा था दोस्तों। और यस्सर शाह की पत्नी यहाँ से चुनाव जीत भी गई दोस्तों। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ नेता वकार अहमद शाह की ये सीट है दोस्तों। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं दोस्तों। इसीलिए रैली करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शौकत अली के समर्थन में वोट भी मांगा है दोस्तों। और ओवैसी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अब हम लोग बराबरी की बात कर रहे हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर कोई बीजेपी को हराना चाहता है और बीजेपी को सत्ता में लाने से रोकना चाहता है तो हम लोग उसके साथ आने के लिए तैयार है, साथ देने के लिए तैयार है, हमें कोई गुर्रेज नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने कहीं ना कहीं संकेत तो दे दिए हैं कि अगर कोई उनके साथ आने की कोशिश करेगा तो वो जरूर हाथ बढ़ाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन होगा उसमें एमआईएम की क्या भूमिका होगी दोस्तों। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ ये बिहार के पटना का स्टेशन है दोस्तों जहां पर छात्रों का हुजूम देखने को मिल रहा है। ट्रेन पकड़ना चाहते हैं छात्र और अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचना चाहते हैं दोस्तों। और वोट लेते समय बीजेपी ने जिस तरीके से बिहार की जनता को 12-12 हजार रुपए 10-10 हजार रुपए देकर गुमराह किया दोस्तों, उसके बाद आम जनता ने वोट दे दिया। और आज आम जनता के लिए सुविधा कुछ नहीं है और बीजेपी की सरकार, खासकर जो बिहार की सरकार है दोस्तों, उसको फर्क भी नहीं पड़ता। ऐसा लग रहा है कि भेड़ बकरियों की तरह बच्चे जबरदस्ती ट्रेन में जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं दोस्तों। इसमें महिलाएं भी दिखाई दे रही है जो न जाने कैसे इस ट्रेन में चढ़ रही होंगी दोस्तों। कुल मिलाकर स्थिति भयावह है और इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है दोस्तों की परीक्षा देने के लिए लाखों लाख की संख्या में लोग आते हैं। और जो लोग लाखों की संख्या में आते हैं वे लोग भी जैसे तैसे एग्जाम सेंटर पर पहुंच पा रहे हैं और स्थिति काफी भयावह है। और इस तरीके की तस्वीर से क्या भारत की छवि खराब नहीं होती दोस्तों। जो भाजपा के लोग दावा करते हैं कि विपक्ष भारत की छवि खराब कर रहा है, लेकिन ये जो एग्जाम के दिन की जो तैयारी है, जो एकदम नीलबट्टा सन्नाटा है, उस तैयारी की तस्वीरें दुनिया भर की मीडिया दिखा रही है दोस्तों। तो क्या इससे भारत की छवि खराब नहीं हो रही? इस बात का जवाब बीजेपी के किसी नेता के पास नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे कांग्रेस पार्टी के नेता दोस्तों। और औपचारिक तौर पर यह मुलाकात की गई है क्योंकि राज्यसभा के चुनाव जो 18 तारीख को होने वाले उसमें कांग्रेस पार्टी को जेएमएम का समर्थन चाहिए और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भेजा गया है। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा पहुंचे और उन्होंने मांग की है कि उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो भी मौजूद थे दोस्तों। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव साथ में मौजूद थे। ऐसे में हेमंत सोरेन से उम्मीद की जा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े प्रणव झा के समर्थन में। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।